हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर अब बाढ़ लगाने को लेकर मच गया बवाल। दोस्तों, तुरंत प्रभाव से भारत को लेना पड़ गया बड़ा एक्शन। बताएंगे पहले बांग्लादेश की तरफ से खबर दी गई थी कि उसने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, और अब जब भारत ने उसको नकार दिया तो अब बांग्लादेश की बीजीबी सेना बाढ़ लगाने से इनकार कर रही है। दोस्तों, वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को इनवाइट किया गया, न्योता दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक क्यों नहीं इनवाइट किया गया है, क्या हो सकता है कारण, तो वहीं बताएंगे। इस बार तो गजब ही हो गया। अखंड भारत प्रोग्राम में आएंगे पाकिस्तान के अधिकारी, बांग्लादेश को भी दिया गया है न्योता। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश बॉर्डर पर अब बाढ़ लगाने को लेकर भारी तनाव। भारत ने खारिज कर दी बीजीबी की आपत्ति। बता दें आखिर क्यों बढ़ रहा है बॉर्डर पर तनाव। दोस्तों, भारत की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य में बांग्लादेश से लगती हुई अपनी सीमा पर बाड़ेबंदी यानी फेंसिंग की जा रही है। इसके चलते भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच तनातनी भी हुई है। बीएसएफ ने सोमवार से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुखदेवपुर इलाके में बाढ़ लगाना शुरू किया है। इस पर बीजीबी की ओर से आपत्ति जताई गई, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। बीएसएफ ने बीजीपी की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़बंदी का काम लगातार जारी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि बाढ़ लगाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। बाढ़ लगाए जाने पर बीजीबी के साथ जमीनी स्तर पर हुई कुछ गलतफहमियां हुई थी, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है। फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से बाढ़ का काम चल रहा है। इससे पहले दोस्तों, बांग्लादेश से यह खबर निकलकर सामने आई थी कि भारतीय क्षेत्र पर बांग्लादेश की बीजीबी ने कब्जा कर लिया है। फेक न्यूज फैलाया गया था। इसके बाद अब इस प्रकार से बीजीबी की ओर से भारत की जमीन पर लगाए जा रहे इस बाढ़ पर आपत्ति जताना वाकई में बहुत बड़ी और जबरदस्ती के तनाव बढ़ाने वाली हरकत नजर आ रही है। ऐसे में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनका मोहम्मद यूनुस का विजन क्या है इस सरकार को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए जिनपिंग को मिला न्योता, लेकिन पीएम मोदी को क्यों नहीं। बता दें 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजा है, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल है। हालांकि इस सूची में अब तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, जबकि आज 10 जनवरी भी हो चुकी है, जिससे राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पिछले साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में आमने सामने थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे वैश्विक नेता या तो ट्रंप का समर्थन कर रहे थे या उनसे मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकता था, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और अब वो फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलाया है जो वैचारिक रूप से उनके करीब है या उन्हें जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। ट्रंप ने चीन के साथ बिगड़े संबंधों के मद्देनजर विशेष रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण भेजा। हालांकि जिनपिंग ने अपने किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है। जो कारण हमें लगता है दोस्तों, हमने वो आपको बताया है। आपको क्या लगता है, रीजन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना पर्सनल राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को न्योता न दिए जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिसंबर के अंत में अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की ट्रांजिशन टीम और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए था। जी हां, हालांकि किसी को लग नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को नहीं बुलाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह है, ये तो अभी खबर निकलकर सामने नहीं आई है, ना कोई जानकारी आई है। बाकी आप लोग राय देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अखंड भारत प्रोग्राम में आएंगे पाकिस्तान के अधिकारी, बांग्लादेश को भी मिला न्योता। जी हां, इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भले ही भारत से जलन रखते हों, लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ये सब अतीत में भारत का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत हमेशा से यही चाहता रहा है कि इन दोनों देशों का भला होता रहे। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भारतीय मौसम विभाग IMD के 150 साल पूरे होने के अवसर पर अखंड भारत सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया है। ये पहले साझा इतिहास को मनाने और मतभेदों को किनारे रखते हुए एकजुटता प्रदर्शित
सुनिश्चित करने के लिए की गई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयोजन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल सहित कई देशों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अधिकारियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। जी हाँ, खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जबकि बांग्लादेश से पुष्टि का भी इंतजार है। अगर बांग्लादेश इस आयोजन में शामिल होता है तो ये ऐतिहासिक क्षण होगा। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन सभी देशों के अधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बने जो आईएमडी की स्थापना के समय अखंड भारत का हिस्सा थे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार इस आमंत्रण को स्वीकार करेगी? तो वहीं आपको बता दें, सऊदी अरबिया सहित 9 देशों ने 258 पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला देश से बाहर। जी हाँ, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान को एक और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, जब पिछले 24 घंटों में सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अन्य देशों ने 258 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित कर दिया। यह घटनाक्रम पाकिस्तान की खराब छवि को और भी बिगाड़ता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग अवैध गतिविधियों में शामिल थे या बिना वैध दस्तावेजों के विदेश में रह रहे थे। पाकिस्तान के 258 नागरिकों को जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद निर्वासित यानी देश से निकाला किया गया। इनमें से 244 व्यक्तियों को आपातकालीन यात्रा दस्तावेजों के आधार पर भेजा गया, जबकि 14 के पास वैध पासपोर्ट थे, जिनमें से कुछ को उनकी संदिग्ध पहचान के कारण गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सऊदी अरब ने 232 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया। इन निर्वासितों में भिखारी, बिना परमिट के हज करने वाले लोग और अवैध रूप से लंबे समय तक ठहरे लोग शामिल थे। इसके अलावा 112 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके प्रायोजकों की शिकायतों के बाद निर्वासित किया गया। यूएई ने भी 21 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया, जिनमें से 4 लोग ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए। वहीं चीन, कतर, इंडोनेशिया, साइप्रस और नाइजीरिया से भी एक नागरिक को निर्वासित किया गया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, 2 नाव पर सवार होना चाहते हैं इंडोनेशिया राष्ट्रपति, लेकिन भारत करेगा इस प्लान को फेल। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को इनवाइट किया गया, आमंत्रण दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पिछले कई सालों से गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की घोषणा 1 महीने पहले ही कर दी जाती थी, लेकिन इस बार अब तक घोषणा नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान को माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की घोषणा में देरी पाकिस्तान की वजह से हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के तुरंत बाद ही पाकिस्तान भी जाएंगे। भारत नहीं चाहता कि राष्ट्रपति की इस यात्रा से पाकिस्तान को जोड़ा जाए और यही कारण है कि घोषणा में देरी हो रही है। जी हां, पाकिस्तान में खबर थी कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 26 जनवरी को 3 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान आ सकते हैं। भारत ने हाल के दिनों में विदेशी नेताओं को भारत यात्रा के दौरान अपने यात्रा कार्यक्रम में पाकिस्तान को शामिल न करने की बात कही थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के तुरंत बाद सुबियांतो यहां से सीधे इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। इस उड़ान को रोकने के लिए भारत की तरफ से बातचीत की जा रही है। सुबियांतो का भारत से सीधे इस्लामाबाद जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खराब संकेत माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सीमा विवाद और आतंकवाद को लेकर बिगड़े हुए हैं। सुबियांतो साल 2024 में मिस्र में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस समय सुबियांतो ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने का वादा किया था। जी हां, ऐसे में भारत अपना इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के इस बड़े प्लान को फेल करने में पूरी कोशिश कर रहा है। और हो भी क्यों ना, जब भारत आपको गणतंत्र दिवस जैसे आयोजन पर बुला रहा है और आपको डेडिकेटेड होकर के सिर्फ गणतंत्र दिवस के लिए भारत आना चाहिए, उसके अलावा वापस अपने देश ही जाना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप भारत भी आएंगे, भारत में स्पेशल आयोजन किया जाएगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, उसके बावजूद आप उन मूवमेंट्स को लेकर पाकिस्तान चले जाएंगे। ये तो कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं हुआ। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप भी यही मानते हैं कि भारत को इस प्लान को फेल करना चाहिए? अगर वो सिर्फ इंडिया के लिए ही आते हैं तो ही उनको इनवाइट किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? एक भारतीय होने के नाते भारत को सुदृढ़ और भारत को मजबूत बनाने के लिए अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। निरंतर कमेंट करते रहिए दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो जरूर लाइक कर दें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और बेस्ट से बेस्ट खबर हम आपको बताते रहे जो कोई ना बता पाए। तो वहीं आपको बता दे, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अभी कि बीएसएफ कश्मीर और जेकेबी ने टीपी चौकीबल कुपवाड़ा में खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया है। जंगल क्षेत्र से युद्ध जैसे हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए गए, जिनका आप ये पिक्चर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दे, कनाडा में नए प्रधानमंत्री की है तलाश। प्रधानमंत्री रेस की महंगी कीमत, पार्टी ने रखी 3 करोड़ एंट्री फीस। कौन बनेगा कनाडा का अगला प्रधानमंत्री? बता दे, कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा देने के बाद अब अपने नए प्रधानमंत्री के इंतजार में पलके बिछा दी है। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने अपना नया नेता चुनने के लिए अब 9 मार्च को नेशनल काउंसिल की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वो अपना नया नेता चुनेगी। पार्टी का नया नेता ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। नए
प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के 2 नेताओं समेत कई और नेता भी दावा ठोक रहे हैं। हालांकि नया प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने वालों के लिए ये कोशिश मुफ्त नहीं होगी, बल्कि पिछली बार की तुलना में इस बार अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आई है, यानी कि जो बताया गया है उनकी पार्टी की ओर से कि लिबरल पार्टी संभावित उम्मीदवारों के लिए एंट्री फीस बढ़ाने जा रही है। पार्टी एंट्री फीस $3,50,000 तय करने जा रही है, जो भारतीय रुपए में लगभग 3,63,477.50 पैसे यानी करीब 3 करोड़ रुपए होगी, राउंड फिगर। तो वहीं आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की धमकी पर किया पलटवार, पिछले टैरिफ युद्ध की दिला दी याद। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी को साकार रूप देते हैं तो उनकी सरकार भी इसका जवाब देगी। ट्रूडो ने CNN को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हम इसका जवाब अवश्य देंगे, जैसे हमने कुछ साल पहले किया था जब ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था। हमने हेंज, केचप, ताश के पत्ते, बारबन, हार्ले डेविडसन और ऐसी अन्य चीजों पर टैरिफ लगाकर इसका जवाब दिया जो अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाती थी। वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन की गुप्त मदद से किम जोंग निहाल अब यूक्रेन भेजेंगे 10 गुना ज्यादा सैनिक। अमेरिकी जापान आ गए टेंशन में। जी हां, उत्तर कोरिया ने इसी हफ्ते मध्यम दूरी की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इससे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गदगद हो चुके हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया ने रशिया से मिली अत्याधुनिक रक्षा टेक्नोलॉजी की मदद से इसे संभव बनाया है और इस मदद के बदले में किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेज सकते हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया करीब 10,000 सैनिक यूक्रेन भेज चुका है, लेकिन अब रूसी मदद से निहाल सन की तानाशाह किम जोंग उसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यानी कि 1 लाख के करीब अब अपने सैनिकों को भेजेगी उत्तर कोरिया। साथ ही साथ बता दें, जापान ने बढ़ाई रूस की मुश्किल, एक्सपोर्ट से लेकर कई संपत्तियां कर ली जब्त। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच जापान ने रशिया के खिलाफ एक और कदम उठा लिया है। जापान ने रशिया पर कई अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। जापान ने शुक्रवार को रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है, जिनमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियों को जब्त करना और कई चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाएगी। जापान के ये अतिरिक्त बैन 23 जनवरी से लागू होंगे। तो वहीं बता दें, वक्फ बोर्ड नहीं जमीन माफियाओं का बोर्ड है। जी हां, संबल मुद्दे पर भी जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक के धर्म संसद में शाही जामा मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज तक पर एक संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि धार्मिक आयोजन की साइट को वक्फ संपत्ति बताने के आरोप निराधार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धरोहर को पुनः प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। सनातन का प्रमाण अब संभल में दिखाई दे रहा है। भारत को मुस्लिम लीग मानसिकता से नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, योगी जी ने कहा कि वक्फ के नाम पर भी ली गई एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस जमीन का उपयोग गरीबों के लिए आवास, शैक्षिक संस्थान और अस्पताल बनाने के लिए करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई जमीन को हर हाल में लौटा दिया जाएगा। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।